हेलो डियर स्टूडेंट, आज एक और इम्पोर्टेंट सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं साइंस में, जो कि ईवीएस का पोर्शन होता है। इसके पहले हम लोगों ने साइंस में ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस में आए हुए थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस में जो कि कुछ ईवीएस के क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस में पूछे गए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। देखिए, जब भी चक्रवात जब आता है तो वो क्या करता है, भारत के जो कोस्टल इलाके होते हैं, जो तटवर्ती इलाके, जो नीचे वाले इलाके होते हैं, उनमें ये क्या करता है, अधिक प्रभाव डालता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पोरबंदर, दूसरा है पुरी, तीसरा है मुंबई और चौथा है गोवा। तो आप लोग देख रहे होंगे ऑप्शन में सभी जितने भी राज्य दिए गए हैं सभी तटवर्ती इलाके हैं। पूछ रहा सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। पोरबंदर जो है उसके सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। हालांकि देखिए, जो ऑप्शन नंबर बी हमारा पूरी है वो भी इसका आंसर हो सकता था, लेकिन जो आयोग है वो पोरबंदर को सही माना है, इसलिए हम लोग भी इसी पे टिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा। देखिए, अब क्वेश्चन जो है वो हम लोग ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा है उदयपुर, दूसरा है पुरी, तीसरा है बद्रीनाथ और चौथा है अमृतसर। तो देखिए, जो उदयपुर होता है वो आपका राजस्थान पाया जाता है, राजस्थान का एक इलाका है, तो वहां तो चक्रवात नहीं आता है। यहाँ ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है पुरी, पुरी क्या है, उड़ीसा का एक स्थान है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा होगा वो सही हो जाएगा। बद्रीनाथ की बात करें तो ये आपका जो नॉर्थ में पड़ जाएगा, आपके इंडिया के नॉर्थ साइड में पड़ जाएगा, और जो अमृतसर है वो आपका पंजाब में पड़ेगा। इसलिए जो उदयपुर, बद्रीनाथ और अमृतसर है वहाँ जो है चक्रवात बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, हालांकि न के बराबर प्रभाव डालते हैं, लेकिन जो पुरी है वहाँ सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। त्वरित, भूस्खलन, सुनामी, गर्जन और बाढ़ भूकंप से हो सकता है। देखिए, जब भूकंप आता है तो क्या क्या हो सकता है, क्या तड़ित उत्पन्न हो सकती है। तो देखिए, जब भूकंप आता है तो उसका तड़ित से कोई भी लेना देना नहीं है। तड़ित कब होता है, जब बारिश होती है तभी तो बिजली चमकती है, उसी को हम लोग बोलते हैं तड़ित। भूस्खलन, देखिए जब भूकंप आता है तो भूस्खलन हो सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है 2 हमारा है वो सही हो जाएगा। तीसरा हमारा है सुनामी। तो जब भूकंप आती है, जब समुद्र में भूकंप आती है तो वो सुनामी का रूप धारण कर लेती है। जो लहरें होती हैं काफी तेजी से ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं। तो जो 3 हमारा स्टेटमेंट होगा वो भी सही हो जाएगा। चौथा हमारा है गर्जन। तो देखिए, जो गर्जन होता है वो बारिश होने के टाइम पे होता है, जब बिजली चमकती है, तड़कती है, तो क्या होता है, गर्जन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाएगा। पांचवा है बाढ़। देखिए, जब सुनामी आती है, सुनामी से कभी कभी बाढ़ भी हो सकता है। जब अधिक भूकंप आएगा तो बाढ़ भी हो सकता है, इसलिए जो पांचवा हमारा ऑप्शन है उसकी भी संभावना बनती है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं 2, 3 और 5 जिसमें भी रहेगा वो सही हो जाएगा। तो जो पहला हमारा ऑप्शन है 2, 3 और 5 वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो कि सही क्रम में नहीं है नीचे दिए गए हैं, इनको क्या करना है, सही क्रम में करना है। तो कुछ चरण है, हम लोग क्या कर रहे हैं, रसोई घर के जो कचरा है उसको हम लोग खाद में बदलना है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कचरे को गड्ढे में डालिए, तो ये तो सही लग रहा है। दूसरा है गड्ढे की तली में रेत की परत बिछा कर ढक दीजिए। अब देखिए, कचरे को अगर गड्ढे में डाल देंगे उसके बाद रेत डालेंगे तो तली में तो नहीं होगा। तो हम लोग स्टेटमेंट जो हम लोग का ऑप्शन है उसमें भी हम लोग देखें तो हर जगह 2, 2 दिया है, इसका मतलब पहले हम लोग का क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको हम लोग पहले पर रख लेते हैं। दूसरा हमारा है कि कचरे को गड्ढे में डालिए। आगे है गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से पोला रखकर ढकिए। देखिए, ढकने की बात कहा गया है, ढकने वाला जो कार्य होता है सबसे लास्ट में होता है। अगला है कि अब गड्ढों में केचुए डालिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें गड्ढे की तली में रेत बिछाकर ढक लेना है। तो जो हमारा पहला जो 2 आएगा पहले नंबर पे, तो सभी में 2 है। आगे हम लोग का कौन सा आएगा, तो आगे हम लोग का आएगा कि कचरे को गड्ढे में डालिए। जब कचरा जो हमारा रहेगा उसको हम लोग गड्ढे में डालते हैं तो उसके बाद 1 आएगा। इसका मतलब जो हम लोग का ये दोनों ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है, 1 है। हम लोग कचरे को गड्ढे में डालना है, उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर से केचुआ डालना है। तो जो 4 नंबर का जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो सही हो जाएगा। तो इसके बाद आएगा 4, उसके बाद 3, क्योंकि ढकने वाला जो काम होगा वो कहाँ होगा, लास्ट में होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले तली में हमें रेत बिछाना है, तली में रेत बिछाना है। उसके बाद क्या करना है कि जो कचरा हमारा है उस गड्ढे में डाल देना है। कचरे के ऊपर से हम जो केचुआ रखे हुए हैं उसको डाल देंगे ताकि उसको डिकम्पोज कर सके। और उसके बाद क्या करेंगे, गड्ढा हमारा है उसको हम लोग घास या फिर टाट से ढक देंगे। तो ये प्रोसेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
भूकंपों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। भूकंप के बारे में कौन सा सही नहीं है वो पूछा गया है। तो पहला है भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड भूकंप लेखी, जिसको हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं, वही कहलाता है। तो देखिए जो भूकंप में जो तरंगे होती हैं वो एक ग्राफ पे बढ़ती दिखाई देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और भूकंप के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी अगर आएगा तो हम लोग बोलेंगे भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। और जो भूकंप को नापने का जो एक रिकॉर्ड होता है जो कि तरंग के रूप में होता है, उसको हम लोग सिस्मोग्राफ से नापते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो स्टेटमेंट नंबर पहला हमारा है वो सही हो जाएगा। दूसरा है भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ जो होता है वह भूकंप अभिलेख सिस्मोग्राम का रिकॉर्ड रखता है। तो ये बात नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा है वो गलत हो जाएगा। जो भूकंप लेखी होता है, जो सिस्मोग्राफ होता है, वो भूकंप का तरंगी रिकॉर्ड रखता है। तीसरा हमारा है रिक्टर पैमाना रेखी नहीं बल्कि लघुगणकीय है। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो रिक्टर पैमाना होता है एक पैमाना होता है जिसमें 0 से लेकर 9 तक अंक बने होते हैं, और उसमें दिखाई देता है कि जितनी क्षति हुई है उसके आधार पे हम लोग नापते हैं कि कितनी ज़्यादा क्षति हुई है। तो उस पैमाने पे हम लोग क्या करते हैं, रैखिक नहीं करते हैं। जब भी रैखिक की बात करेंगे तो हम लोग सिस्मोग्राफ कहेंगे, और जो रिक्टर की बात करेंगे तो हम लोग लघुगणकीय रूप में इसको लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा है वो भी सही हो जाएगा। अगला हमारा है भूकंपीय तरंगे केंद्र से उत्पन्न होती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, जो भूकंप की तरंगे होती हैं वो केंद्र से उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कौन सा नहीं है। तो जो ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी कैसे उत्पन्न होती है, इसके पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, पढ़ लेते हैं। समुद्र में आए हुए भूकंप के कारण पानी की ऊंची ऊंची लहरें उठने से। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो सुनामी होती है वो क्या होती है, भूकंप जब समुद्र में आते हैं तो जो धाराएं होती, जो पानी की जो धाराएं होती है वो ऊंची ऊंची उठने लगती है, उसी को हम लोग सुनामी बोलते हैं। तो पहला ही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। समुद्र के तापमान में वृद्धि होकर गर्म वायु के उठने के से नहीं। अगला है वायुमंडल में विक्षोभ पैदा होने से, ये भी नहीं होगा। अगला है समुद्र में डाले गए नाभिकीय कचरे से, तो ये भी नहीं होगा। सुनामी कैसे आता है, भूकंप जब आती है समुद्र में तो जो लहरें होती हैं पानी की वो काफी ज्यादा ऊंचाई पे उठने लगती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सुनामी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से अजैविक अपघटक पदार्थों के निस्तारण एवं प्रबंधन का उपाय है। देखिए यहाँ पूछा गया है अजैविक अपशिष्ट पदार्थ। तो हम लोग अजैविक जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। तो नहीं, देखिए जो अजैविक होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, सबसे पहले हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं जैविक, जैविक होते हैं, और एक होते हैं अजैविक। तो देखिए जो जैविक होते हैं वो क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, जैविक पदार्थों का अपघटन कर लेते हैं, तो उनको हम लोग मिट्टी में दबा देते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पूछा गया है अजैविक। तो देखिए जो अजैविक जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक एक अजैविक घटक है, उसको हम लोग मिट्टी में दबाएंगे फिर भी क्या होगा, वो जो है डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो पहला हमारा है कि मिट्टी के अंदर दबा देना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं। जो अजैव अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अजैव अवशिष्ट पदार्थ, उनको मिट्टी में नहीं दबाना चाहिए। दूसरा हमारा है पूर्णतः जला देना चाहिए। तो देखिए जलाने से भी जो क्या होता है, वायुमंडल का जो है प्रदूषण बढ़ता है। जैसे प्लास्टिक ही है, उसको हम लोग जलाएंगे तो वायुमंडल में क्या होगा, प्रदूषण बढ़ेगा। अगला है पुनः चक्रण केंद्रों पे भेज देना चाहिए। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जो भी आपके अजैव अपशिष्ट होते हैं उनको हम लोग पुनः चक्रण करके कोई नया वस्तु बना लेते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक की एक वस्तु है, अगर वो खराब हो जाती है तो उसको हम लोग पिघला के या फिर किसी और विधि से हम लोग अगर दूसरा यूजफुल चीज बना लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पुनः चक्रण। अगला है नाली में फेंक देना चाहिए। तो नाली में फेंकेंगे तो नाली फंस जाएगी, पानी रोक देगा, तो इस तरह से बीमारियां फैलेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंपोस्ट है, जो कंपोस्ट होता है वो क्या होता है, पहला है कि उर्वरक होता है, दूसरा है कि वानस्पतिक खाद होता है, तीसरा है जैव अनिम्नीकरणीय कचरा होता है, और चौथा है विषाणु जनित खाद होता है। तो देखिए जो कंपोस्ट होता है वो क्या होता है, वानस्पतिक खाद होता है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वो सही हो जाएगा। अब देखिए एक ऑप्शन है जैव अनिम्नीकरण कचरा। देखिए जो कचरा होता है, कचरा जो हमारा होता है, कचरा के प्रकार, कचरा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला हमारा है कि जैव निम्नीकरणीय, निम्नीकरणीय, और दूसरा हमारा क्या होता है, जैव अनिम्नीकरणीय। इसका क्या मतलब है,
देखिए जैव निम्नीकरण का मतलब होता है जो कि डिकम्पोज हो सकते हैं, जो कि अपघटित हो सकते हैं। जैसे हमारा कपड़ा अगर है, कपड़ा क्या है, अगर हम लोग मिट्टी में दबा देंगे तो क्या कुछ दिन बाद वो क्या होता है, खराब होता है, डिकम्पोज जाता है। फल और सब्जी होते हैं जो उनके छिलके होते हैं, वो हो गया आपका। चाय हम लोग जो हम लोग चाय पीते हैं उसको भी हम लोग छान के फेंक देंगे तो वो भी क्या होगा, डिकम्पोज जाएगा। लेकिन अगर हम लोग जैव अनिम्नीकरण की बात करें हम लोग, तो उसमें क्या आएगा आपका, कांच हो गया। जो कांच होता है हम लोग उसको अगर फेंक देंगे तो मिट्टी में कई वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक भी क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल है, तो प्लास्टिक भी क्या करेगा, ऐसे ही जमीन में पड़ा रहेगा। तो यहाँ जो बोल रहा है जैव अनिम्नीकरणीय कचरा, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिक वगैरह ये सब इसमें आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है, वानस्पतिक खाद, वो आपका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है जैव निम्नीकरणीय कचरे का समुच्चय है। देखिए यहाँ पे जैव निम्नीकरण पूछा है, मतलब जो कि डिकम्पोज हो जाते हैं। तो पहला हमारा ऑप्शन है कांच, कागज और प्लास्टिक। तो जो कागज आपका है वो क्या है, जैव निम्नीकरण है, लेकिन जो आपका कांच और प्लास्टिक है वो क्या है, अनिम्नीकरण है, मतलब अपघटित नहीं होंगे। दूसरा हमारा आ गया प्लास्टिक, सूखी पत्तियां और कपड़ा। तो जो कपड़ा है और जो सूखी पत्तियां हैं वो तो अपघटित हो सकती हैं, लेकिन जो आपका प्लास्टिक है वो अपघटित नहीं हो सकता है। तीसरा हमारा है कीले। अब जो कील होता है वो किसका, लोहा का बना होता है। अगला है कंप्यूटर चिप, तो ये भी क्या होता है, लोहा, एल्यूमिनियम इत्यादि के बने होते हैं। अगला है बैटरी, तो बैटरी भी क्या होता है, नॉन डिग्रेडेबल है। तो इसमें तो तीनों जो है वो जैव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैव अनिम्नीकरणीय। जैव अनिम्नीकरणीय हम लोग इसको बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, तीनों जो चीजें हैं वो नॉन डिग्रेडेबल है। चौथा हमारा ऑप्शन सही है, कपड़ा, चाय पत्ती, अंडे का छिलके जो होते हैं उसको अगर हम लोग फेंक देंगे तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, डिकम्पोज जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वर्मी कंपोस्टिंग में अंडे के छिलके मिलाए जाते हैं, इसका क्या कारण है। देखिए जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है, मतलब जो केचुआ पालन होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपका अंडे के छिलके होते हैं वो डाले जाते हैं। क्यों, क्योंकि जल्दी से गलते नहीं है। दूसरा है ये कचरे का अपघटन में मदद करते हैं। तीसरा है ये केचुए के गिजार्ड में पहुंचकर भोजन पीसने में सहायता करते हैं। और चौथा है आजकल अंडों का उपभोग अधिक होता है। तो देखिए जो वर्मी कंपोस्टिंग होता है, मतलब जो हम लोग केचुए का प्रयोग करके जो खाद बनाते हैं, उसमें हम लोग अंडे के छिलके जरूरी रूप से मिलाते हैं। क्यों, क्योंकि जो केचुए का गिजार्ड होता है उसमें जब पहुंचते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, भोजन पीसने में सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी हमारा है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है ठंडे वातावरण में केचुए जो होते हैं वो जिंदा नहीं रह सकते हैं, अधिक प्रजनन करते हैं, अधिक भोजन करते हैं, और चौथा हमारा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो ठंडे वातावरण में क्या होता है, जो केचुए होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाते हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। बरसात के टाइम पे ये केचुए दिखाई देते हैं, हमें ठंडी के समय पे नहीं दिखाई देते। यही रीजन है कि ये क्या होता है, ठंडी इनको काफी ज्यादा प्रभावित करता है और ये जिंदा नहीं रह सकते हैं उसमें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से भूकंप का कारण हो सकता है, जो भूकंप आता है उसका जो कारण है वो क्या हो सकता है। पहला है भूमिगत नाभिकीय विस्फोट, दूसरा है ज्वालामुखी का फटना, तीसरा है उल्का पिंड का गिरना, चौथा है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो भूकंप होता है वो इन सभी कारणों की वजह से आ सकता है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही जाएगा। अगर नाभिकीय विस्फोट होता है तब भी जो पृथ्वी है उसके प्लेटों में हलचल होती है। ज्वालामुखी जब फटता है तब भी हलचल होती है, और जब उल्का पिंड जब टकराता है या फिर गिरता है तब भी क्या होती है, भूकंप आने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। रिक्टर पैमाने का परिसर होता है, तो जो रिक्टर पैमाने का परिसर होता है कितना होता है। मैं इसके पहले क्वेश्चन बता चुकी हूँ आपको। 0 से लेकर 9 तक होता है, कि 0 से लेकर 7 तक होता है, 0 से लेकर 5 तक होता है, या फिर 3 तक होता है। तो हमने पढ़ा है कि जो रिक्टर पैमाना होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा है वो सही हो जाएगा। और जो रिक्टर होता है वो क्या होता है, एक लघु गणकीय पैमाना होता है। और जो आपका सिस्मोग्राफ होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, ग्राफ के रूप में दिखाता है कितना हानि हुई है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है निम्न में से सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। यहाँ पूछा गया है नहीं है, कौन सा ऐसा जो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। पहला हमारा ऑप्शन है बैरन। तो देखिए जो बैरन होता है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। भारत में 2 ज्वालामुखी पाई जाती है, एक होता है बैरन और एक होता है नारकोडम। तो जो बैरन होता है वो अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है और एकमात्र ऐसा ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय रूप में है। दूसरा हमारा है विसुवियस। तो देखिए जो विसुवस होता है वो आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर जो बी हमारा है वही सही जाएगा। ये कहाँ पाया जाता है, ये इटली में पाया जाता है। जो विसुवियस है वो कहाँ का है, इटली का है। तीसरा हमारा है एटना। तो एटना भी जो कहाँ का है, इटली का है। ये भी क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। हम लोग लिख देते हैं सक्रिय ज्वालामुखी है।
और जो स्ट्रॉम्बोली है वो भी कहाँ का है, इटली का है, मतलब चारों ही इटली के हैं। ये भी क्या है, सक्रिय है। और जो आपका ये वाला है वो क्या है, सुसुप्त है, सुसुप्त है ये भी सुअर। और जो बैरन है वो भी क्या है आपका सक्रिय, भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कि सक्रिय रूप में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन में जो बी हमारा हो गया वो सही हो गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना सर्वाधिक है। फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन इसके स्टेटमेंट जो है वो आपके ऑप्शन अलग अलग है। पहला हमारा है जयपुर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है बंगलुरु और चौथा है पुडुचेरी। तो मैंने बताया जो चक्रवात आते हैं वो कोस्टल इलाकों को अधिक प्रभावित करते हैं, कोस्टल इलाके में अधिक आते हैं। तो जयपुर क्या है, राजस्थान में है, फिर उसके बाद भोपाल आपका एमपी में है। तो जो पुडुचेरी हमारा है ऑप्शन में जो डी है वो क्या है, ये कोस्टल इलाके में पाया जाने वाला है। तो यहाँ पे सबसे अधिक चक्रवात आने की संभावना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी सही है। तो फ्रेंड्स ये तो थी आज के क्वेश्चन। आई होप कि आज क्वेश्चन काफी समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।